सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। पहला पृष्ठ जो है इसका हमने व्याख्या की थी, आपको इसे समझाने का प्रयास किया था। किस प्रकार से नाना साहब जो थे वो महल से चले गए थे और उनकी पुत्री जो थी बिठूर में रह गई थी। अब पुत्री जो थी वो अपने महल को बचाना चाह रही थी, तो उसके लिए वो सेनापति से बात करती है, उनसे अंग्रेजी भाषा में उन्हें उत्तर देती है, क्या आप कृपया कर इस महल की रक्षा करेंगे? तो अब जो सेनापति हैं वो कहते हैं, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? वो उससे पूछना चाहते हैं कि तुम क्यों चाह रही हो कि मैं इस महल की रक्षा करूं। तो बच्ची क्या जवाब देती है, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? तो मैंने बताया था कि बच्ची बहुत चतुर है, चपल है और उसमें बहुत ही चतुरता है। और छोटी सी उम्र की बच्ची देखिए किस प्रकार से सेनापति से कहती है कि आप बताइए कि आपका क्या उद्देश्य है इस महल को गिराने में। तो सेनापति क्या उत्तर देते हैं? सेनापति कहते हैं, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब जी का वासस्थान है। वासस्थान से क्या मतलब होता है? वासस्थान यानी कि रहने का स्थान। तो सरकार ने इसे विध्वंस करने देने की आज्ञा दी है, इसलिए मैं जो हूँ इसे चाहता हूं कि मैं इसको विध्वंस करूं, इसको नष्ट करूं। तो बालिका कहती है कि आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे, विरुद्ध मतलब अगेंस्ट, वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है। अब वो बात बता रही है कि वो क्यों चाह रही है कि उस मकान को की रक्षा की जाए, क्योंकि सेनापति ने उससे पूछा है कि तुम इस मकान की रक्षा क्यों चाह रही हो, कि भाई मैं इस मकान की रक्षा करूं, ऐसा मुझसे क्यों चाहती हूँ? तो बालिका ने क्या उत्तर दिया है? बालिका ने उत्तर दिया कि मुझे ये मकान जो है बहुत प्रिय है, मैं इसलिए आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। अंग्रेजी सरकार के प्रति उनका जो उत्तरदायी है, उनका जो कर्तव्य है, वो कह रहे हैं मुझे उसको निभाना होगा। तो इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूं कि आप जनरल हे हैं, आपकी प्यारी कन्या मेरी मेरी यहाँ पर नाम है बच्ची का, जो सेनापति हे की पुत्री है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। और सेनापति हे जो है उसे ये कन्या मैना जो है वो जानती है, क्योंकि वो उसकी सहेली मेरी के पति हैं, ओ सॉरी उसके पिता हैं। और वो जो है उसके पिता जो थे वो बचपन में उन दोनों बच्चियों के, जब दोनों बच्चियां खेलती थी तो वे उनके साथ उनसे मिलते थे, जुलते थे। तो वे मैना जो है वो जनरल हे को उस समय की याद दिला रही है, और जनरल हे की पुत्री मेरी जो है अब इस दुनिया में नहीं है। तो ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर बच्ची उनको याद दिला रही है, वो अपना उन्हें भावनाओं के वशीभूत कर रही है ताकि वो उसकी महल बचाने में सहायता करे। तो वो क्या कहती है? वो अपना परिचय देती है कि आप जनरल हे हैं, आपकी प्यारी कन्या मेरी, मैं और मुझ में बहुत हम में बहुत प्रेम था, और कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी। वो उनकी पुत्री के बारे में बता रही है और मुझे हृदय से चाहती थी। मतलब उनकी पुत्री मेरी जो है और मैना दोनों में बहुत प्रेम था, प्रेम संबंध था, और वो उनके पास लगातार आती थी और हृदय से उनसे प्रेम चाहती थी। उस समय आप हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। वो उन्हें याद दिलाती है कि मुझे पता है कि आपकी पुत्री की मृत्यु हो गई है, उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। तो वो जनरल हे जो है वो उसकी बातें सुन रहे हैं और बहुत ही हैरान हो रहे हैं। ये सारी बातें सुनकर सेनापति जो हैं उनके होश उड़ जाते हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या है, मैना है। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो, किंतु जिस प्रकार का नौकर हूं, जिस सरकार सरकार का नौकर हूं, उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता।
तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूंगा। वो उसे आश्वासित करते हैं कि मैं सरकार के प्रति उत्तरदायी हूं, ये मेरा कर्तव्य है, फिर भी मैं प्रयास करूंगा अपनी तरफ से पूर्ण रूप से कि मैं तुम्हारे इस महल को बचा सकूं। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहां आ पहुंचे। अब जनरल आउटरम आ गए और उन्होंने बिगड़कर सेनापति हे से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? क्योंकि उससे ज्यादा उच्च अधिकारी हैं, जनरल हे से भी ज्यादा। तो उन्होंने इस प्रकार से प्रश्न किया कि अभी तक महल को क्यों नहीं उड़ाया गया? तो सेनापति हे ने विनय पूर्वक यानी विनम्रता से कहा कि मैं इसी फिक्र में हूं, किंतु आपसे एक निवेदन है, निवेदन यानी प्रार्थना है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? आउटरम जो थे वो जनरल आउटरम कहते हैं गवर्नर, अब वो क्या तरीका बताते हैं, ध्यान से सुनिए। वो कहते हैं कि गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है, मतलब महल को बचाना संभव नहीं है। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है, अंग्रेज बहुत ज्यादा उनसे क्रोधित हैं। नाना के वंश, वंश यानी उनके कुल या महल पर दया दिखाना असंभव है। वो कहते हैं हमें बिल्कुल परमिशन नहीं है इस चीज की, और ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, असंभव है। सेनापति हे तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग कौन है? गवर्नर जनरल को इस विषय का एक तार देना चाहिए, वो पूछ रहे हैं उनसे। तो आउटरम क्या जवाब देते हैं, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। वो कह रहे हैं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो सेनापति क्या जवाब देते हैं? सेनापति हे मन में दुखी होकर वहां से चले गए। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, ढूंढने लगे, खोजने लगे अर्थात ढूंढने लगे। किंतु आश्चर्य, उनको क्या आश्चर्य हुआ कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता कहीं नहीं लगा। पूरे महल में मैना कहीं भी नहीं मिल पा रही थी। उसी दिन संध्या समय, संध्या यानी शाम के समय, लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार था, उन्होंने जो तार भेजी थी जनरल हे ने महल के विषय में और मैना के विषय में कि उसको ना विध्वंस किया जाए, तो उसका जवाब में क्या जवाब आया, ध्यान पूर्वक सुनिए, रेखांकित कर लीजिए कि लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए। स्मृति चिन्ह क्या होता है बच्चों? याद दिलाने वाली निशानी, ठीक है, तो वो मिटा दिया जाए, ऐसा वो कहते हैं। इसलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि वो सारी चीजें जो उनसे जुड़ी हुई हैं, चाहे उनका घर महल, जो भी उनसे संबंधित चीजें हैं, वो सब मिटा दी जाए। उसी क्षण क्रूर, क्रूर यानी बहुत ही ज्यादा, क्रूर किसे कहते हैं? निर्दयी, ठीक है। तो निर्दयी जो जनरल आउटरम की सेना आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया, बिल्कुल विध्वंस कर दिया गया उस महल को। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो है ये पृष्ठ 53 जो है समाप्त हो रहा है। पृष्ठ संख्या 54 पर चलेंगे। आप से निवेदन है कि आप सभी अपना पृष्ठ संख्या 54 निकाल लें और ध्यान पूर्वक इसे देखें कि उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया, क्या लिखा गया कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत, दुर्दांत क्या होता है? दुर्दांत खतरनाक, लिख लीजिए, खतरनाक नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। भीषण क्रोध है यानी बहुत ज्यादा, बहुत अधिक, ठीक है। तो भीषण क्रोध है, उसे अभी तक नहीं पकड़ा गया, ठीक है। तो जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग ना भूलेंगे। तो इस प्रकार से वहां पर ये लेख में छपा, टाइम्स वाला जो लेख था उसमें ये बात का वर्णन किया गया कि जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग नहीं भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी।
हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा, अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस हे सर टॉमस हे जो थे, उनके विषय में यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस हे ने एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए वो, और हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहां कहीं मिले उसे मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है, उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका दिया गया। वो कह रहे हैं कि उसी के सामने वहां पर उसे फांसी पर लटका देना चाहिए। और सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रसाद क्या कहेंगे, टूटे फूटे खंडर, ठीक है, लिख लीजिए, टूटे फूटे खंडर के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी हुई थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज सुनकर वहां आ गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे रही थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहां पहुंच गया, ठीक है। तो वहां पर आकर उन्होंने क्या किया, वो वहां पर पहुंच गए और वह उसे तुरंत पहचान कर बोले, ओ यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी और नहीं देख रही थी और ना अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउटरम के आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, आर्त स्वर क्या होगा, लिख लीजिए, दुखी, दुखी स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भरकर रो लूं। यानी कि मैना क्या चाहती थी कि वो अपने उस महल के ऊपर, उस महल के खंडर के ढेर के ऊपर बैठकर रो ले, पर पाषाण हृदय यानी कठोर हृदय वाले जो थे जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर ली गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहास के ज्ञाता, लिख लीजिए, इतिहास के ज्ञाता महादेव चिटनविस ने बाखर पत्र में, पहले टाइम्स पत्र की बात हुई थी, अब यहाँ बाखर पत्र में छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। तो यहाँ पर इस पाठ का अंत होता है और हमारा समय भी समाप्त हो रहा है। आशा है आपने वाचन को समझा होगा, पाठ के मर्म को समझा होगा, किस प्रकार से उस छोटी सी बच्ची ने यातना को भोगा, किस प्रकार से जनरल ने उस बच्ची की अंतिम इच्छा को पूरा नहीं होने दिया, नहीं किया, और किस प्रकार से उस बात को पत्र में, बाखर पत्र में छापा गया। तो अब आपसे अनुमति चाहेंगे, कल की कक्षा में आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। धन्यवाद।